मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। हमारा पूरा वो खत्म हो गया बार मैग्नेट। इसके क्वेश्चन वगैरह मैंने करवा दिए, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर के एंड में कराऊंगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो करा देंगे। अब आते हैं टॉपिक बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड, सोलेनोइड इज एन इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, ऐसा कुछ टॉपिक है। अ सोलेनोइड is equivalent to solenoid या टू बार मैग्नेट। मतलब जैसे बार मैग्नेट होता है वैसा ही क्या होता है आपका सोलेनोइड होता है। मतलब दोनों चीज सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ना। ऑलमोस्ट सेम है। 11th 12th में तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट सेम है, बाद में पता लगता है रियल में सेम ही है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, इसमें एक बाउंड करंट होता है, ठीक है। पर ठीक है, बार मैग्नेट और सोलेनोइड ये दोनों सेम है। बार मैग्नेट के वजह से मान लो साउथ, ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट की वजह से एम वेक्टर, इसके वजह से इसके सेंटर से आर दूरी पर, इसके सेंटर से आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, उस जगह पर इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो होता है 2k, हाँ 2k, k इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर अपॉन r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की लेंथ को हम छोटा मानते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब हम प्रूफ करेंगे कि सोलेनोइड भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जितना ये बना रहा है, इसलिए दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। सो वी हैव टू प्रूव अ सोलेनोइड, लेट्स अज्यूम थोड़ा सा बड़ा सोलेनोइड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समझ आए। अ सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स, बहुत सारी टर्न्स है, इसको सिलेंडर की तरह दिखा दिया पर एक्चुअल में एक टर्न, दो टर्न, ऐसे बहुत सारी टर्न है और सारी सारी टर्न्स बहुत पास पास है, फिजिकली टच है। पर हर एक टर्न के ऊपर, हर एक वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, जिसकी वजह से दो वायर आपस में इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर पाते, ठीक है। और ये मान लो इसका दिस इज द एक्सिस, है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के सेंटर से आर दूरी पर, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हेयर। क्या होगा ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की लेंथ को 2l मान लेते हैं या फिर l मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, l मानो 2l मान लो। बार मैग्नेट की लेंथ को l मान लिया, ठीक है, ओके। अब बार मैग्नेट में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, भाई 1000 टर्न है, वो बहुत पास पास है ना। जैसे स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग को एकदम ऐसे कंप्रेस कर दो तो सारी की सारी स्प्रिंग की जो टर्न्स हैं वो टच हो जाएंगे, एकदम सिलेंडर जैसा लगेगा। वैसे ये है बार मैग्नेट, ठीक है। अब हर एक टर्न के वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तुम्हें याद हो तो हमने बताया था कि एक कोई ऐसे ले लो, एक कोई करंट कैरिंग लूप होता है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, उसके वजह से x या r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है।
ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इस करंट कैरिंग लूप की वजह से। और ऐसे n लूप्स हो तो n आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्या यहाँ पर भी बहुत सारे लूप्स हैं, बोलो क्या यहाँ पे भी तो ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं, हर लूप की वजह से इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर दिक्कत यह है एक लूप यहाँ पर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक लूप यहाँ पर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर वो दोनों लूप एक जगह पे ना होकर अलग अलग जगह पे, तो हाँ आर चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाली दूरी मान लो x मान रहे हैं तो x दूरी चेंज हो जाएगी, x माना तो x दूरी चेंज हो जाएगी। तो हम मानेंगे यहाँ पर एक छोटा सा dx विड्थ मानेंगे, यहाँ पर छोटा सा dx विड्थ, और उस dx विड्थ में, ठीक है, उस dx विड्थ में हम मानेंगे कि जो लूप्स हैं वो बहुत पास पास हैं, क्योंकि विड्थ कितनी है dx। तो यहाँ वाला जो लूप होगा, यहाँ वाला जितना मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा उतना ही ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत पास है ना। dx बताया दिखाने के लिए आपको, dx बहुत बड़ा दिखा है और एक्चुअल में dx बहुत छोटा है ना। तो इस dx से हम कह सकते हैं ये वाला लूप हो चाहे इसके बीच में कोई और लूप हो, चाहे इसके बीच में कोई और लूप हो, इन सब के वजह से जो दूरी है P पॉइंट की वो सेम रहेगी। तो इन सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम रहेगा कितना, ठीक है। मान लो इस dx से यहाँ तक की दूरी है x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, ठीक है। और इनमें तो करंट आ ही जा रही है, तो मान लो लेट अस अज्यूम, वैसे मान लो चलो देखते हैं बाद में। लेट अस अज्यूम ए सोलेनॉइड having total number of turns capital N and number of turns per unit length is, number of turns per unit length is small n, per unit length पर से small n है ना, and each turn carrying current I, और हर टर्न कितना करंट कैरी कर रहा है I, हर टर्न से करंट, इसमें भी हर टर्न से I करंट जा रहा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all turns in width dx, इस width dx में जितनी भी टर्न्स हैं उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बोल दो इसको, एट पॉइंट P इज dBp, इज dBp, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि पूरे की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इन छोटे से dx में dBp होगा, तो वो होगा कितना, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है। एक टर्न के बता रहा हूँ मैं, आई मान लो इस सोलेनॉइड की रेडियस है a, ठीक है, आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मानी है, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखना यहाँ पर कितने टर्न्स है, यहाँ पर कितने टर्न्स है, तो हमारा फॉर्मूला होता है स्मॉल n का, मान लो अगर ये लेंथ कैपिटल N है फॉर एग्जांपल, तो स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लेंथ में फैली हुई है, मान लो 1000 टर्न है और वो L लेंथ में फैली हुई है, तो 1000 अपॉन L, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है मान n,
तो इस अपॉन में एल ये होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर कितनी टर्न्स है हमें नहीं पता, मान लो यहाँ पे कुछ पी टर्न्स है वैसे एग्जाम्पल के ऊपर, तो पी टर्न्स अपॉन कितनी लेंथ में फैली हुई है डी एक्स लेंथ। अरे समझ आया क्या कह रहा हूँ? नंबर स्मॉल एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कितनी लेंथ में फैली हुई है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो वो कैपिटल एन लेंथ में फैली हुई है। यहाँ पर मान लो पी टर्न्स है तो पी टर्न्स जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है 1 2 3 4 टर्न बनाई है, पर एक्चुअल में कितनी होगा 40 50 हमें नहीं पता ऐसे। तो P डिवाइड बाय कितनी लेंथ में फैली हुई dx है ना, तो P अपॉन dx। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाएगी इस लेंथ इस dx लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी n dx। अरे समझ आया? एक टर्न की वजह से क्या इतना मैग्नेटिक फील्ड, और कितनी टर्न्स है इस लेंथ dx लेंथ में इतनी n dx, तो हम लिख देंगे समझ आया? हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने विड्थ को dx माना है इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x माना है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx यहाँ होगा x यहाँ होगा तब इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझाने के लिए थी। तो ये होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमें चाहिए पूरे के पूरे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इक्वल टू इंटीग्रेट, ठीक है, dB मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, तो dB नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। अच्छा एक और चीज, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ छोटी सारी टर्न्स ली, फिर यहाँ सारी टर्न्स ली, फिर यहाँ सारी टर्न्स ली, यहाँ सारी टर्न्स ली, यहाँ सारी टर्न्स ली, यहाँ सारी, इन सबको ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब यही है। तो ये भी चेक करना है कि क्या सारी टर्न्स, इन सारी टर्न्स की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, ऐसे मान लो इस करंट की डायरेक्शन को नीचे मान लो, तो इन सारी टर्न्स के वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। जब यहाँ पे हम dx लेंगे और यहाँ की सारी टर्न्स लेंगे उनके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ की जो dx लेंगे उनके सब के वजह से वो भी सारे इस तरफ ही होगा। तो मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन टर्न्स की वजह से, 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 जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सबके राइट साइड होगा। सब राइट साइड होगा तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सारी ऐड हो जाएंगी तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दिया। समझ आया? अगर ऐसा नहीं होता फिर हमें देखना पड़ता, फिर हमें कंपोनेंट लेने पड़ते, मान लो इसके वजह से आ रहा है इस तरफ, इस वाले की वजह से आ रहा है इस तरफ, फिर हम उनके कंपोनेंट के देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जुड़ रहा है, कौन सा कंपोनेंट घट रहा है, जो कंपोनेंट घटता है उसको हटा देते, जो कंपोनेंट जुड़ता सिर्फ उनको हम इंटीग्रेशन में रखते हैं। दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि जिस चीज़ का इंटीग्रेट कर रहे हो, जिस चीज़ को ऐड कर रहे हो, क्या वो वेक्टोरिकली ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले चेक करो वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो क्या वेक्टोरिकली ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। वेक्टोरिकली ऐड होने के लिए वो सब के सब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी ऐड कर पाओगे। याद करो जब हमने ये वाला डेरिवेशन किया था म्यू नॉट अपॉन, तब उसमें नीचे की तरफ जाता था और ऊपर की तरफ तो कट जाते थे, ये ऐड होता था। तो जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमने dB cos थीटा वाला या sin थीटा वाला जो कंपोनेंट था वही ऐड किया था, है ना, बाकी cos थीटा वाला नहीं लिया था, या हमने ओरिजिनल नहीं लिया था, उसका कंपोनेंट लिया था, क्योंकि कंपोनेंट ही ऐड हो रहा था। यहाँ पर पूरा का पूरा ऐड हो रहा है इसलिए पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 IA स्क्वायर एन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन, ठीक है, आई बाहर भाई म्यू नॉट तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा, मटेरियल के अंदर एयर है या इन दोनों के बीच में मीडियम कैसा है। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एयर है ना, म्यू नॉट आएगा। करंट हर लूप में सेम है तो करंट आई आएगा, बाहर निकाल सकते हैं। ए
ए भी सेम है भाई मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से आ जाऊँ, सोलेनोइड में कहीं भी जाऊँ ए सेम रहेगा। अगर ये सोलेनोइड ऐसा होता कहीं पतला कहीं मोटा तो ये बदल जाता, तो ए सेम रहेगा, ए को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। नीचे भी अच्छा इस ये एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो भी सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है। ये ऐसा कब होगा, जब मान लो आप वायर को ऐसे रैप कर रहे हो, यहाँ पे तो तुमने दूर दूर वायर रैप कर दी, यहाँ पास 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 पास, फिर यहाँ दूर दूर कर दी, फिर यहाँ पास पास कर दी, यहाँ और पास कर दी, तो यहाँ पे एन अलग अलग होता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ अलग होता, यहाँ अलग होता, यहाँ अलग होता, पर हम मानेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम, हर जगह सेम है, तो हर जगह सेम है तो एन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और अंदर रह जाएगा आपका dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल के लिए माना है, वैसे यहाँ पे हम शॉर्ट सोलेनोइड के लिए मानेंगे, तो हम मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम दिस x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, यानी इसके कंपेयर में ये x बहुत बड़ा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 NIA स्क्वायर dx अपॉन ये निगलेक्ट x का क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा, इतना लिखो, बाद में कराता हूँ, इसको पॉज कर दो थोड़ी देर, ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है स्टार्ट कर दी, हाँ। तो अब क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 NIA स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको यहाँ लिख लो, x की पावर -3 dx, ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है n+1 x की पावर n+1, ये होता है, प्लस कांस्टेंट आता है अगर लिमिट्स ना लगी हो, हम लिमिट्स लगाएंगे तो इसलिए उसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -3+1, है ना, अपॉन -3+1, ठीक है। अच्छा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी, हमें ये dx 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 कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सोलिनॉइड कवर करना है ना हमें, है ना। तो कैसे करें, अगर ये x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, और इन टर्म्स ऑफ r, x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ r, और x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ r, इसको हम मान लेते हैं 2l, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया l और यहाँ हो गया l। अब तुम ध्यान से देखो, क्या x की वैल्यू यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या x की वैल्यू यहाँ पर r माइनस l होगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या r माइनस l है ना, अरे ये पूरी दूरी r है और ये दूरी l है, तो r में से l घटा दो तो यही दूरी बचेगी, तो मतलब x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, r माइनस l से लेकर और यहाँ पर पहुंचेगा r प्लस l, अरे यहाँ तक तो r है और l और जोड़ दो r प्लस l, r माइनस l से लेके r प्लस l, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 NIA स्क्वायर x की पावर -2 अपॉन -2 r माइनस l से लेके r प्लस l, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये डेरिवेशन मुझे मिल नहीं रही कहीं पे भी, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद पुरानी बुक में होगी, हम नई बुक में तो है भी नहीं, मतलब ये डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, है ना, मतलब
करना चाहो मत करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फॉर्मूला आपको याद करना, फॉर्मूला आसान रहेगा तुम्हारे लिए याद करना, क्योंकि फॉर्मूला तो तुम कई बार पढ़ चुके हो वो वाला, वही तो फॉर्मूला आएगा सिर्फ। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 NiA²। तो यहाँ -1/2 है, ये बाहर निकाल सकते हो आप चाहे तो। क्या बाहर निकाल दिया? -2 निकाल दिया ना बाहर, तो -2 यहाँ माइनस वहाँ लगा दिया, x की पावर -2 यानी 1/x², और लिमिट है r - l से r + l तक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया P पॉइंट पर, -μ0/4 NiA², लिमिट रखो 1/r + l का होल स्क्वायर, x की जगह रख रहे हैं लिमिट, तो x की r + l और माइनस r - l का होल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा -μ0 NiA²/4। अब ये वाला जो डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन है, ये सब तुम पढ़ चुके हो उसमें डाइपोल में, वही है सेम, r + l का होल स्क्वायर है ना, r - l का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा r - l का होल स्क्वायर माइनस r + l का होल स्क्वायर, है ना। फिर ये लिख लो पहले, यहाँ का नहीं लिखा हो तो फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा? -μ0/4 NiA²,
ये ओपन करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL और माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये वाला फेमस आर प्लस एल आर प्लस एल आर माइनस एल आर माइनस एल, तो आर प्लस एल और आर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस फोर आर है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला वही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 NIA स्क्वायर इंटू 4RL, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना L बहुत छोटा मानेंगे एज कम्पेयर टू R, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल के हिसाब से केस चले गए तो R की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर से आ जाएगा म्यू नॉट NIA स्क्वायर 4L। 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन अभी रुक जाओ 4L और ये हो जाएगा 4R का क्यूब, ठीक है। पाई से डिवाइड कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल n इंटू एल आई इंटू में पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 4, ये 4 का कुछ लफड़ा आ रहा है, 2 आना चाहिए था यहाँ पे, बाकी सारा सेट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, वो टोटल, ओ समझ आ गया, अब तो हो गया, हाँ 4 का लफड़ा नहीं है। फिर इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्मॉल n इंटू में 2L, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और आई इंटू में पाई ए स्क्वायर आगे ऐसे, बस अपॉन आर का क्यूब है। ये हमारा जैसा आना चाहिए था उसी रूप में आ गया पूरा, देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट आ गया, ध्यान से देखो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम के लिख सकते हैं, एन स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, हमने कितनी नंबर ऑफ टर्न्स मानी है इसमें, कैपिटल है, मैंने शुरुआत में लिखा था, और डिवाइड बाय तो कितनी लेंथ में वो फैला हुआ है, कितनी लेंथ में वो कैपिटल एन टर्न्स है, कितनी लेंथ में, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में टोटल लेंथ, तो n इंटू 2 है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा n आई और पाई ए स्क्वायर क्या है इसका एरिया, ए अपॉन आर। बताओ फेमस, अब आ गया आपका आंसर वही जो कहा तक गया था, म्यू नॉट टू के एन आई ए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आई ए होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम आई इंटू में, पर एक्चुअल में ये तो एक टर्म की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई ए होता है, अगर एन टर्न्स हो तो एन टर्न्स की वजह से एन आई होगा, और उसको पूरे को हम एम लिख देते हैं अपॉन आर क्यू, 2km अपॉन आर क्यू, वही फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज द सेम मैग्नेटिक फील्ड as produced by magnetic dipole या bar magnet, as produced by bar magnet. So solenoid behave like a
behave like a bar magnet is an equivalent solenoid. Yeah, bar magnet is an equivalent solenoid. So we can say बार मैग्नेट सोलिनॉइड का इक्विवेलेंट है. बार मैग्नेट is an equivalent to solenoid. इसलिए बार मैग्नेट सोलिनॉइड के इक्विवेलेंट है. इसलिए बार मैग्नेट सोलिनॉइड के इक्विवेलेंट है. ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं. एक क्वेश्चन जो तुमने पूछा था, देखो एग्जांपल नंबर 2, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक. एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यू. क्वेश्चन नंबर 4 है ना. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड, बहुत पास पास है ना, एकदम स्प्रिंग को जैसे दबा दिया हो उस तरह से कोइल्स हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल एन दिया हुआ 800. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. एरिया बहुत छोटा है इसलिए ए स्क्वायर बहुत छोटा है. करंट थ्रू ईच टर्न है 3 एम्पियर. एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस द सोलेनॉइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट. तो ये पूरा डेरिवेशन इसीलिए तो था
ये दिखाने के लिए कि सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बार मैग्नेट भी r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है 2km/r3, और सोलेनोइड भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसलिए बार मैग्नेट और सोलेनोइड एक जैसा ही बिहेव करते हैं। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेट NIA वही जो आपने बताया। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा NIA आंसर, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कुछ नहीं है, बार मैग्नेट है मान लो, ये सॉरी सोलेनोइड है, और ऐसे करंट मूव कर रहा है इसमें, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ कर्ल करो, जहां थंब कर रहा है वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये कह लो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, सही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, बाहर की तरफ। यही पूछा है। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसी का आगे का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ द सोलेनोइड इन एक्सरसाइज 5.5, ओके, सोलेनोइड की बात कर रहा है, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। मान लो सोलेनोइड है और यहाँ एक धागे से लटका दिया, तो धागा इज लाइक वर्टिकल एक्सिस, जैसे पंखा फैन है वर्टिकल एक्सिस पे घूम रहा है, तो ऐसे तो घूम सकता है वो अपने आप। फ्री टू टर्न अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ऐसे है सोलेनोइड और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और मान लो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, तो अपने आप को अलाइन करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बिल्कुल जस्ट लाइक बार मैग्नेट। तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0.25 टेस्ला अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, सॉरी 0.25 टेस्ला is applied. What is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle 30 degree with the direction of applied field? तो मान लो जो आपकी सोलेनोइड है, सोलेनोइड की जो एक्सिस है, क्या उस एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, यही तो एक्सिस है, और इस एक्सिस से आपका मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो ये इसकी एक्सिस होगी, और इस एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री बना। ये ऐसा भी हो सकता है भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो, देखो ध्यान से, और एक्सिस ऐसे है, मतलब सोलेनोइड ऐसे है, तो एक्सिस ये भी है, वो मैग्नेटिक फील्ड ये है भाई। एक्सिस से 30 डिग्री ऐसे तो बन सकता है, और ये भी एक्सिस ही है। जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सिस के अलोंग है, अब एक्सिस के अलोंग यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो मैंने दोनों केस ले लिए, एक बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ ले लिया ये वाला, और एक बार इस वाला ले लिया। जब ये वाला होगा तो एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल भी 30। इस वाले केस में एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा इस वाले केस में। देखो ये है सोलेनोइड और ये है उसका एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस। अब एक्सिस मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ करंट। करंट किस हिसाब से रोटेट हो रहा है, करंट ऐसे रोटेट हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, करंट ऐसे रोटेट हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे। तो एक में तो 30 डिग्री बन सकता है, दूसरे में बनेगा ये एंगल, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री है ना। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया ऐसे, है ना। इसको अगर सही है, ये पूरा पूरा 180 है, 150 है ना, 150 होगा, चेक करते हैं, 60 120 से होगा, ऐसे है देखो। इसको अगर हम ऐसे देखें ध्यान से, तो ये है ऊपर से अगर हम देखें तो एक है ऐसे ऐसे,
मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे था पहले वाले में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो उसमें तो 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। जब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हुआ तो ये 30, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एंगल होगा, जो कि आई थिंक ये है पूरा एंगल, ये है पूरा एंगल 180। तो 30 घटा दो कितना आ जाएगा, 150। तो एक में 30 डिग्री आएगा एंगल, एक में 150 डिग्री आएगा। तो टॉर्क पूछा है इसने, टॉर्क आएगा एम बी साइन 30 या फिर टॉर्क आएगा एम बी साइन 150। बोलो, टॉर्क एम बी साइन 131, उसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30, और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से एम बी साइन 180 माइनस 30 साइन 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में अरे 180 है तो साइन का साइन रहेगा, और 150 डिग्री है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों आंसर सेम रहेंगे, चाहिए हो आंसर सेम ही रहेगा, मतलब इसका और इसका आंसर सेम रहेगा। तो निकाल लो, एम की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, यहाँ से निकलेगी 8.0 एम की वैल्यू दी हुई है इसने, नहीं। अच्छा तो एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक्सरसाइज 5.5 कह रहा है ये बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, लाइज अलाइन 0.6 पिछले वाले से 5.3 से, हाँ। लेकिन इफ द सोलिनॉइड, चलो चेक कर लेना एक बार, शायद 5.3 से एम की वैल्यू ले लेना और बी की वैल्यू दी हुई है ना उन्होंने सर 800 इंटू 2.5 इंटू 3 का आ रहा है 6000। हाँ हाँ, और इंटू में 10 की पावर -4 है 0.6। हाँ तो 0.6 ये ले लेना, बी की वैल्यू दे रखी 0.25, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने कहीं पे लिखा नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में ना कि हमें एम की वैल्यू वही लेनी है जो 5.3 में दी हुई है। एक बार ऐसा भी करना कि एम की वैल्यू वही ले लेना जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 5.5 में, क्योंकि 5.5 से कंपेयर कर रहा है ना। तो एक बार इसकी 1.5 लेके देख लेना, आंसर चेक कर लेना, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। बाकी कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट समझ आया तो बताओ। यस सर। ठीक है, ये हमारा सोलिनॉइड था कंप्लीट, और अब करेंगे डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। डाया पैरा कल करेंगे, कल परसों 3 दिन का बचा बस, खत्म।